गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो दोस्त अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक प्रति माह 10,000 रुपये बचाता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 2:3 अनुपात है तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, अनुज और मैथ्यू, इन दोनों के मासिक आय का अनुपात दिया गया है कि अगर अनुज 5x अगर अनुज कमाता है तो मैथ्यू 7x कमाता है। फिर कहा जा रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। कितने का बचत कर रहे हैं, तो दोनों लोग ही 10-10 हजार का बचत कर रहे हैं। यह भी कितने का, तो यह भी 10,000 का बचत कर रहा है। और इसके बाद अगर अनुज के आय में से उसकी बचत को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आय में से अगर बचत को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा व्यय। तो अगर अनुज के आय में से हम लोग 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दें और सनुज के आय में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करके अगर इनका रेशियो ले लिया जाए तो हमें व्यय का रेशियो मिल जाएगा। और व्यय का रेशियो दिया गया है वह कितना है, 2:3 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, तो ये हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 कितना होता है, 15x होता है। 7 से 7 दूना कितना होता है, 14x होता है। फिर 3 से अगर 10 में मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है और यह दोनों जगह सेम डिजिट है तो यह कितना आ जाएगा, डिफरेंस 10,000 आ जाएगा। इसमें मैं डायरेक्ट की हूँ कि 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दी हूँ और 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दी हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सब्ट्रैक्ट करके x को इधर लिख दी हूँ और इसे सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख दी हूँ। अब मैं की क्या हूँ, इस 3x से 3 से 5x में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दी हूँ। 2x से 7x में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर दोनों जगह डिजिट सेम रहती है तो यहाँ पर इसके डिफरेंस के बराबर वह वैल्यू आ जाती है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे x की वैल्यू हमारी 10,000 आ गई और हमें किसकी आय चाहिए थी, अनुज की आय चाहिए थी, तो हमें 5x चाहिए था। यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यह वैल्यू आ जाएगी 50,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² - 6x + 9 = 0 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग देखें x² - 6x + 9 = 0 तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ x का स्क्वायर माइनस में यहाँ क्या दिख रहा है, 2 × 3 × x दिख रहा है और यहाँ पे किसका स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है। तो इसके साथ ही यह क्या बन रहा है, यह बन रहा है a - b का फॉर्मूला और इसे हम लोग लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर = 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या LCM इंटू HCF = होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है, तो यहाँ पर भी किसकी वैल्यू दी गई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है जिसमें से HCF की वैल्यू दी गई है। हमें LCM की वैल्यू निकालनी है। तो LCM की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, LCM = हो जाएगा दिस डिवाइड बाई 8। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 1 जा 8 आएगा और हमारा बचेगा कितना, यहाँ 6 बचेगा।
यहाँ 8 1 जाए, 8 के बाद कितना बचेगा, 6 और 7 बचेगा। तो यह वैल्यू हमारी यहाँ 2 है, 1472 है। तभी तो सोच रही हूँ एक कट क्यों नहीं रहा। तो 8 1 जाए 8 हो जाएगा और बचेगा 6 और 7, तो कितनी बार में चला जाएगा, 8 8 जा 64 होता है। इसके बाद यहाँ 32 बचेगा, तो 8 4 जा 32 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 8 जा, क्या बोली हूँ, 8 8 जा बोली थी। फिर से बताती हूँ, वैसे मैं बोली 8 8 जा थी और लिखी हूँ 7। पहले क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 6 और 7 बचेगा, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। इसके बाद 3 2 बचेगा, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग हमें देखना है, तो हम पहली 8 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। जैसे पहला क्या होता है, 2 होता है, दूसरा क्या होता है, 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 11, 11 के बाद क्या आता है, 13, 13 के बाद क्या आता है, तो 17, 17 के बाद क्या आता है, 19, 19 के बाद ये कितना हुआ हमारा, 3 3 6 2 8। ये हमारा 8 पूरा हो गया है। तो आइए इनको ऐड करते हैं। तो 11 और 19 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद 7 3 10 हो जाएगा, 10 और 7 17। ये हमारा 30 30 60 10 70। इसके बाद 7 77 आ गया। हमें क्या मिला, हमें मिल गया प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। और अब इसे किससे विभाजित करना है, तो 7 से विभाजित करना है। तो इसे 7 से विभाजित कर दिया जाए तो 11 आ जाएगा। अब इसमें अभाज्य संख्याओं का योग निकालना था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी विधि से करेंगे तो ये कम टाइम में हो ही जाएगा। देखिए बहुत कम टाइम में ये हो गया होगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक दक्ष है तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए हो क्या रहा है कि यह है हमारा ए और यह है बी, और जो बी है ए से 25% अधिक दक्ष है। क्या है, अगर यह 100 है तो यह 125 होगा। या तो आप लोग डायरेक्ट इसे क्या कर सकते हैं, 25% अधिक का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और ये भी अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो यह 100 होगी तो यह 125 होगी। फिर से हम लोग काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 25 चौको 100, 25 पचे 125। अब क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम किए होंगे, तो 8 दिन में 72 काम किए होंगे। यानी कि टोटल कितने काम थे, 72 काम थे, जिसे ए और बी मिलकर 8 दिनों में पूरा किए। अब कह रहा है केवल ए को करना रहे तो 72 काम ए कितने दिनों में करेगा। तो कितने दिनों में करेगा, 18 दिन में करेगा। काट देंगे, 4 से 4 कम 4, 18 चौक 72। कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। यह क्वेश्चन लिखा थोड़ा सा गलत गया है क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, 3 टू द पावर x है, 3 होल टू द पावर x है। तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 2 फिर प्लस में 3x इज इक्वल टू है 7290। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3x इंटू में 3 पर -2, ये लिख सकते हैं। फिर इसे हम लोग एक स्टेप में और क्या लिख सकते हैं, 3 पे x, यह माइनस होने के कारण इनवर्स है, इनवर्स होने के कारण क्या हो जाएगा, यह इनवर्स होने के कारण इस प्रकार से नीचे चला जाएगा। तो यह वैल्यू हम लोग इसके अलावा कैसे लिख सकते हैं, 3x डिवाइड बाई 3 पर 2 या 3 होल टू द पावर 9। क्या हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं, तो आइए डायरेक्ट इसे लिखते हैं। इसे आप लोग इतना डायरेक्ट देखना सीख जाएं कि यह 3 है तो यह 3x हो जाएगा
और क्या है, यह इनवर्स में है, माइनस में है, तो ये माइनस होते ही ये नीचे चला जाएगा और यह 2 बन जाएगा। फिर प्लस में यह 3x है। अब 3x दोनों जगह कॉमन आ रहा है, 3 होल टू द पावर x यहाँ भी है, 3 होल टू द पावर x यहाँ भी है, तो हम 3 होल टू द पावर x को अगर कॉमन कर लें तो हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर बचेगा। 3 स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं और यहाँ हमारा 1 बचेगा, इज इक्वल टू 7290। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 7290। यह हमारा क्या आया, 3x इंटू में 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 9 होगा और इसी 10 से यह 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड होके 10 हो जाएगा, इस 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा। यह क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 729 और इस 9 को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में 9 हो जाएगा। अब 729 कितनी बार में आता है तो आप लोगों को पता होगा कि 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब हमारा होता है 729 होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 9 पे 4 है और हमें 3 पर चाहिए, तो 3 पे कितना हो जाएगा, अगर 9 पर 4 है तो 3 पे कितना होगा, 3 होल टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 4, तो ये 3 पे बन के आएगा 8। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू हमारी आ गई 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 1874 रुपए लेता है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। कितना छूट दिया गया है, छूट दिया गया है 75%। अगर दुकानदार ने 75% छूट दे दिया तो दुकानदार ने कितने परसेंट लिया होगा, तो 25% तो लिया होगा, जो हमारा क्या था, ग्राहक था उससे। तो अगर 25% की वैल्यू 1874 है तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए पूरे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो 100% था उसमें से 25%, उसमें से 75% दुकानदार ने छूट दे दिया और 25% क्या किया है, लिया है। तो आइए अंकित मूल्य निकालते हैं। तो ये कितने की वैल्यू है, यह वैल्यू हमारी 25% की, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। यही तो अंकित मूल्य था, यह अंकित मूल्य रहा। अंकित मूल्य से उसने 75% की छूट दी और बेचा उसने 25% में, और 25% में जितना में उसने बेचा है उसी की वैल्यू वो दे रखा है। तो हमें अंकित मूल्य चाहिए, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, फिर 4 से 4 चौक 16, 16 इसमें कहाँ है, मतलब लास्ट डिजिट 6 केवल एक ही है। आइए कर लेते हैं आगे भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 के साथ 1 हो जाएगा, 4 सते 28, 1 29 हो जाएगा, 4 बटे 32, 2 34 हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडा खरीदा। फिर है परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने बचे हुए अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या किया, 12 दर्जन अंडे खरीदे। कितना टूटा है अंडा, तो 12 अंडा टूटा है। इसे हम कह सकते हैं 1 दर्जन अंडा टूट गया। यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अंडे का जो प्रति रुपए अंडा दिया है, एक अंडे का दाम दिया है, उसे एक अंडे का ना मान के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 दर्जन का मान लेते हैं। अगर यही 12 अंडे के बजाय यही 2 अंडा टूटा होता तब हम क्या करते, हम एक एक अंडे को ही 5 रुपए मान लेते। लेकिन यहाँ पर 1 दर्जन अंडा टूट गया है तो हम लोग क्या मानेंगे कि अगर 12 दर्जन, 1 दर्जन 12 रुपए, मतलब इसे उल्टा बोल दी मैं, अगर 1 दर्जन को 5 रुपए में खरीदा जा रहा है तो 12 दर्जन को कितने रुपए में खरीदा जाएगा, 60 रुपए में। अब हुआ क्या, अभी तक 12 दर्जन था,
1 दर्जन सीधे टूट गया, 1 दर्जन को के टूटते ही 11 दर्जन बचा। अब 1 दर्जन अंडे को कितने रुपए में? 6 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो अब 11 दर्जन अंडे को कितने में खरीदा जाएगा? तो 66 रुपए में। यहाँ खरीदा गया नहीं, बेचा गया है। क्या किया गया है? बेचा गया है। तो अगर वह 11 दर्जन अंडे को 66 रुपए में बेच रहा है 60 रुपए में खरीद के, तो कितने का फायदा हो रहा है? 6 का फायदा हो रहा है। किस पे? 60 पर, जितने में वो खरीदा था उस पे। तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा? 60। इसमें से 60 में से यह जाएगा, 1 जीरो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरितेजा 4 किमी पर आवर्स की गति से अपने स्कूल गया और 20 किमी पर आवर्स की गति से स्कूटर पर लौटा है। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत गति निकालिए। जब भी कभी भी हमें औसत गति निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। इसी पर इसे सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाई 3 किमी पर आवर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। का मान ज्ञात कीजिए। किस वैल्यू का? तो 0.0300625। फिर क्या है? 0.001225। अब देखिए, इधर भी पॉइंट सेम डिजिट के बाद है और इधर भी पॉइंट सेम डिजिट के बाद है। यानी कि हम पॉइंट को क्या कर सकते हैं? पॉइंट को हटा सकते हैं। आइए पॉइंट को हटा देते हैं। क्यों हटाए हैं? क्योंकि दोनों जगह पॉइंट सेम डिजिट के बाद था। अब इसे काटते हैं। तो अगर हम 25 से देखें तो 25 से कितनी बार में जाएगा? 25 से 12 बार में। 25 बरहिया में कितना होता है? तो 300 होता है। अगर 25 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 25 12 जा 300 हो जाएगा। और ये है 625, तो 25 पचसहिया में 625। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यह वैल्यू 25 इंटू 1225 है, डिवाइड बाई 1225। वैसे हम लोग क्या करते हैं? इसको भी 25 से काटते हैं, लेकिन अब हमें जब दोनों जगह सेम डिजिट दिख गई तो मैंने 25 को डायरेक्ट लिख लिया। कितनी बार में? यानी कि 1225 में अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी। यह 1225 से 1225 कैंसल, यह रूट के अंदर 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। कहते हैं रमेश ने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपए का निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पता है साधारण ब्याज हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं? P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। और उसे 3 वर्ष बाद कितनी राशि, यानी कि टोटल राशि चाहिए, यानी कि मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे? जो राशि दिए थे उसको भी जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा पूरा मिश्र धन यहाँ से निकल आएगा। अब इसके अलावा हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि 1 वर्ष में उसे कितना परसेंट मिल रहा था? 5% मिल रहा था। 3 वर्ष में उसे कितना मिला? टोटल 15% मिला। 15% उसे मिला और उसने 100% खुद दे रखा था। तो उसे टोटल कितने परसेंट मिल जाएंगे? तो उसे टोटल 115% मिल जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्ट 115% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट 115% की वैल्यू निकालते हैं। तो 23 पचे कितना होता है? 23 पचे होता है 115। 23 पचे 115 और 20 बचे कितना होता है? तो 100 होता है। तो अगर 5 से काट दें तो ये कितनी बार में चला जाएगा? यह 23 बार में चला जाएगा और यह 20 बार में चला जाएगा। आइए 23 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 23 दूना कितना होता है, 23 दूना होता है 46। फिर 23 तियां कितना होता है, 23 तियां 69 होता है। 69 में अगर 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। फिर 23 दूना कितना होता है, 46, और 46 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हमारा 53 आ जाएगा। फिर बचा कितना, 23। 23 से कम 23, 5 कितना होता है, 28। और फिर 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 चौदहियम 28 हो जाएगा। फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। और फिर 2 अठे 16 पे ही ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर पॉइंट यहाँ आया था, और जब हम लोग 0 ऐड करेंगे तो यह पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और यह हमारा आंसर क्या बनेगा, 14161.86। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा, इस 0 के कारण यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। वैसे ये क्या हुआ है, 16 तक पूरा कट गया है, और पॉइंट के कारण 0 के कारण यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 एंड 12/5 दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हमें मूल दिया गया रहे तो हम समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस ऑफ सम ऑफ मूल्स या सम ऑफ रूट्स। तो जो मूल दिया गया हो उनका योग, फिर x, फिर माइनस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है, प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर दिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7 पचे 35 प्लस में 3 6 12 तियां 36 डिवाइड बाई 35 15 आ जाएगा, डिवाइड बाई 15x हो जाएगा। फिर यहाँ 12 सते 84 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 15। अब यहाँ दोनों जगह 15 है, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई करके 15 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15x, माइनस में क्या हो जाएगा 35 और 36 अगर ऐड करेंगे तो ये 71x हो जाएगा, प्लस में 84 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन पहला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्री शर्मा, श्री शर्मा है, श्री गुप्ता है, और है सुश्री सिन्हा। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री शर्मा, श्री गुप्ता और सुश्री सिन्हा ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने बाद श्री शर्मा कितने महीने बाद, 6 महीने बाद श्री शर्मा व्यवसाय से अलग हो गए, हाँ लिखा है लेकिन ये हो गए। फिर है, यदि 8 महीने के बाद 34,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो श्री गुप्ता का अंश कितना होगा। श्री शर्मा ने कितना निवेश किया था, 4,000 निवेश किया था। श्री गुप्ता ने कितना किया था, 8,000 किया था। और इसके बाद सुश्री सिन्हा ने कितना किया था, 6,000 किया था। कितने महीने के लिए, इन्होंने 6 महीने के लिए, इन दोनों ने 8 महीने के लिए किया था। क्यों, क्योंकि ये व्यवसाय के अंत तक 8 महीने तक रुके थे, लेकिन ये 6 महीने में ही चले गए थे। अब देखिए आप लोग 4,000 के बजाय यहाँ क्या लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे, क्योंकि तीनों जीरो सब में है। तो सीधे हम लोग क्या करते, डायरेक्ट 4 गुणे 6 लिख सकते थे, 8 गुणे 8 लिख सकते थे, 6 गुणे 8 लिख सकते थे। अब हम लोग इसे काट दिया जाए, 4 से काट दिया जाए या 8 से काट दिया जाए, 8 से काट दिया जाए तो सब में 8 है, 4 से ही पहले काटते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 से काट दे, 2 2 और यह 3, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ 8 आ जाएगी, और यहाँ कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इन सबको जोड़ दें तो वैल्यू हमारी आ गई 17। 17 की वैल्यू, यानी कि जो लाभ हुआ है उन्हें वो किस अनुपात में हुआ है, तो लाभ का जो अनुपात है वह 3, 8 और 6 के अनुपात में उन्हें लाभ हुआ है। और इसमें लाभ की वैल्यू कितनी दी गई है, तो लाभ की वैल्यू हमारी दी गई है 34,000 रुपए।
यह कितना हो जाएगा, यह 17 हो जाएगा। 17 की वैल्यू अगर 34,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। और हमें किसका अंश निकालना है, तो श्री गुप्ता का लाभ अंश निकालना था। श्री गुप्ता ने कितना लाभ कमाया वो निकालना था। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 16,000 आंसर आ जाएगा। श्री गुप्ता का लाभ अंश निकालना था, लाभ अंश। नेक्स्ट है 1 प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 2 प्लस में tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। यह कितना है, यह स्क्वायर यहाँ छूट गया है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। फिर प्लस में 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू किस में दी गई है, tan x में दी गई है, दूसरी cot x में दी गई है। तीसरा आंसर में कहीं भी कोई भी फंक्शन नहीं आया हुआ है, ना tan आया ना cot आया, कुछ भी नहीं आया हुआ है। आंसर क्या है, आंसर केवल और केवल कांस्टेंट दिए गए हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका होता है वैल्यू पुट करना। और वैल्यू भी कौन सा पुट करेंगे, अगर tan है cot है तो सबसे आसान वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री सॉल्व करना। आइए 45 पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, होल टू दी पावर है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 1 हो जाएगी, होल स्क्वायर इनका भी है। प्लस में 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस में ये कितना आ जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई यहाँ भी 4 हो जाएगा और ये सब भी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, हमारा आंसर आ गया 1। अब आइए हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वह दूसरा तरीका क्या है, लेकिन आप लोग एग्जाम में यही तरीका अप्लाई करेंगे क्योंकि यह तरीका काफी आसान है। जितना मैं लिखी हूँ उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 1, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है ही तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 दिख रहा है यहाँ। यहाँ फिर से 1 फिर से ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। आप लोगों को दिखने लगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी 1 है। तो इसीलिए यही पैटर्न एग्जाम में अप्लाई करेंगे। दूसरा पैटर्न मैं बताती हूँ। जैसे अगर देखा जाए तो हमारी यह वैल्यू क्या हो जाएगी, यह वैल्यू को अगर हम लोग लिखें, यह हमारा स्क्वायर है, इस वैल्यू को अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर एक्स, यही पूरा टोटल होगा ना। और होल टू दी पावर स्क्वायर है यह वैल्यू, डिवाइड बाई 1 के है, तो यह tan स्क्वायर से जब स्क्वायर आएगा तो यह tan टू दी पावर 4 बन के आएगा। अगर स्क्वायर यहीं तक रहने दें और इसको अलग कर दें तो ये tan टू दी पावर x टू दी पावर 4 बन जाएगा और यह ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाते ही हमारा क्या होगा, tan 4x डिवाइड बाई, यह नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। फिर प्लस में क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स टू दी पावर मतलब होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर की कमी है तो ऊपर नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किए, ऊपर हमारा कितना बन के आया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो यह वैल्यू हमारी किसकी है, यह हर जगह पे सेम वैल्यू है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे सेम डिजिट आ जाएगी हमारी tan टू दी पावर 4x प्लस में tan स्क्वायर एक्स प्लस में कितना होगा tan 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब जहां जहां 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है
उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 + tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स में। ये हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 2 हो जाएगा और इसे हम लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इसे और सॉल्व कर देंगे तो सेक टू द पावर 4x बन जाएगा। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा सेक स्क्वायर एक्स बन के तैयार हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो जा रहा है tan स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स कॉमन करते ही यहाँ बचेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसे 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यह भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो यह भी वैल्यू हमारी आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स। अब इसे अगर लिखें तो ये tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यह फिर से बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी। तो आइए इसकी वैल्यू लिखते हैं। ये हमारी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों जगह क्या बना सेक टू द पावर 4x सेक टू द पावर 4x, दोनों कैंसल आउट होगा 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग कैसे करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रख के, वैल्यू 45 रखेंगे क्यों, क्योंकि यह tan और cot में है। आइए आप लोगों को कुछ समझाती हूँ। खाली पेज तो होगा नहीं इसमें, चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगी सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज। और दूसरा होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस, लेकिन हम लोग कॉन्ग्रुएंस यहाँ नहीं देखेंगे, सर्वांग समता। जब भी कभी भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे ए बी सी डी ई एफ, जब भी कभी भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे तो उसकी जो 1 डायमेंशनल साइड्स होंगी या 1 डायमेंशनल जो वैल्यू होगी वह 1 डायमेंशनल इसके वैल्यू के रेशियो के बराबर होगी। 1 डायमेंशन में क्या आता है, जैसे अगर साइड का रेशियो देखा जाए तो अगर हम a/b का रेशियो देखें और d/e का रेशियो देखें, फिर हम b/c का रेशियो देखें, e/f का रेशियो देखें और a/c का रेशियो d/f के साथ देखें तो यह सब बराबर आएंगे। जितने भी 1 डायमेंशनल, कभी भी दो सिमिलर ट्रायंगल में जो 1 डायमेंशनल वैल्यू होती है वह दूसरे ट्रायंगल के 1 डायमेंशनल वैल्यू के समान होगी। अब 1 डायमेंशनल में जैसे अभी तक हमने क्या क्या लिखा था a/b, फिर से लिखते हैं a/b और d/e का जो रेशियो होगा वही रेशियो b/c और e/f का होगा और वही रेशियो a/c का ac और df का भी होगा। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें एक क्या डाल देते हैं एल्टीट्यूड या हाइट या ऊंचाई डाल दें और इसमें भी कोई ऊंचाई ले लें, जैसे इसकी ऊंचाई h1 और इसकी ऊंचाई h2 ले लें, तो इनका भी रेशियो क्या होता है समान ही आएगा। इनका भी रेशियो क्या होगा समान ही आएगा। इसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग एक सर्कल इसके बीच में बना दें और इसके भी बीच में एक सर्कल बना दें तो इन दोनों का जो रेडियस होगा उसका भी रेशियो समान ही आएगा। इसके अलावा अगर हम इसके दो साइड ले लें या पेरीमीटर, जिसे क्या कहते हैं पेरीमीटर, अगर हम इन दोनों का पेरीमीटर ले लें तो दोनों के पेरीमीटर का भी जो रेशियो होगा वह क्या होगा समान होगा।
तो अगर इसका पेरीमीटर P1 है, इसका पेरीमीटर P2 है, तो उसका भी रेशियो क्या होगा, समान होगा। अब आते हैं 2 डायमेंशनल चीजें में। जैसे अगर ट्रायंगल है और उसका एरिया ले लिया जाए तो क्या होता है, 2 डायमेंशनल चीजें होती। तो जो इस दोनों का एरिया होगा ना, वह इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे P1 और P2 के स्क्वायर, अगर इसका और इसका स्क्वायर ले लिया जाए और इसका एरिया A1 और A2 ले लिया जाए, तो यह दोनों क्या होंगे, सिमिलर या बराबर होंगे। इनके स्क्वायर का रेशियो इसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। आइए अब इसको क्वेश्चन में देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, माध्यिका, परिमाप, ऊंचाई सब सेम होता है, इवन माध्यिका भी सेम होती है। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई। क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग है। क्वेश्चन में यह दिया गया था, जैसे क्वेश्चन तो गलत है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में यह दिया गया था, नीचे दिए गए जितने भी कथन है उसमें से कौन सा गलत है। क्या हमें देखना था, कौन सा गलत है, यही हमें इस क्वेश्चन में देखना था। अगर कोई सिमिलर समरूप त्रिभुज है तो उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, कोई भी समरूप त्रिभुज में जो उसकी ABC जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई हूं कि संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या था, A/B डिवाइड बाई D/E, दूसरा था BC डिवाइड बाई EF इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF के बराबर होगा। अगर इनका जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो बिल्कुल संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह संगत माध्यिकाओं के भी अनुपात के बराबर होगा। फिर दूसरा कह रहा है संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो संगत परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। तो बिल्कुल यह भी 1 डायमेंशनल है, तो संगत परिमाप के भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके अलावा है संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के भी बराबर होंगे, H1 डिवाइड बाई H2 के बराबर होंगे। फिर कह रहा है किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होंगे, तो यही गलत है। पहला क्या था, सही था, दूसरा सही था, तीसरा क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि किन्हीं भी दो कोणों, कोण और माध्यिका या किसी भी साइड का कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का मान इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या क्या होगी। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन में देखें तो इसका भी योग 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, तो 9 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि अगर इकाई के अंक में 5 से गुणा करके 6 जोड़ दिया जाए, इकाई के अंक में हमें 5 से गुणा करके 6 को ऐड कर दिया जाए तो हमें वह संख्या मिल जाएगी। क्या होगी, संख्या मिल जाएगी। अब हम लोग ट्राई करते हैं, अगर हम इसके इकाई के अंक में 5 से गुणा करें, 5 × 5 = 25, 6 कितना हो जाएगा, 31, तो यह संख्या नहीं होगी। इसमें गुणा करें तो वह संख्या वैसे ही बड़ा हो जाएगी, 5 से गुणा करते ही 40 हो जाएगा, 18 से जो बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ अगर 5 से गुणा करें तो 5 × 7 = 35, वो भी 27 से बड़ा हो जा रहा है। अब यहाँ देखें अगर 5 से गुणा करें इकाई के अंक में तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। इकाई के अंक में कितने से गुणा, 5 से गुणा करते ही 6, 30 आ गया। फिर प्लस में जब हमने 6 जोड़ा तो हमें वही अंक प्राप्त हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दी गई आकृति में रेखा L और M के समांतर हैं। 2 रेखाएं दी गई हैं,
एक m है तो दूसरी l है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट पे अगर उनकी लंबवत डिस्टेंस देख लिया जाए तो हर पॉइंट पे यह लंबवत डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। यही हमारी ऐसी दो लाइनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, समांतर लाइन कह सकते हैं। फिर कह रहा और P अनुप्रस्थ रेखा है जो इन दोनों को क्या कर रही है, काट रही है। अब कोण 1 का माप ज्ञात करना है, कोण 1 का, इसका माप ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या है, तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि कभी भी जब दो समांतर लाइन बनती है, अगर यह हमारी पहली लाइन, यह दूसरी लाइन, और उसमें कोई अनुप्रस्थ रेखा खींची जाती है, तो जो यहाँ लाइन के नीचे का एंगल होता है और यहाँ भी लाइन के नीचे का एंगल होता है, दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अगर यह x1 है तो यह भी x1 होगा, और यह अपोजिट एंगल होने के कारण यह एंगल इस एंगल के भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यह एंगल इस एंगल के भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वैसे यह भी अपोजिट एंगल होने के कारण यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन के ऊपर यह एंगल है और वही लाइन के ऊपर जो यह एंगल है, यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और जो यह लाइन के नीचे यह एंगल है और लाइन के नीचे यह एंगल है, यह दोनों भी एक दूसरे से बराबर होते हैं। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। जो यहाँ का एंगल होता है वही एंगल यहाँ का भी होता है। क्या बोली हूँ, जो यहाँ का एंगल होता है वही एंगल यहाँ का भी होता है, और यह जो लाइन के नीचे छोटा सा एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ भी लाइन के नीचे होगा। तो हम कह सकते हैं यह एंगल हमारा इसके और यह एंगल हमारा इसके बराबर होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह भी लाइन के नीचे यह एंगल दिया गया है और यह भी लाइन के नीचे यह एंगल दिया गया है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x + 10 इज इक्वल टू x + 80 हो जाएगा, जहाँ x इधर आते ही x बन जाएगा और यह इधर जाते ही सब्ट्रैक्ट होके 70 बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 70 + 80 हमारा 150 हो जाता है। अगर यहाँ की वैल्यू 150 है तो यहाँ की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है इस क्वेश्चन को सरल कीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ x² है और यहाँ x² है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3/2x² प्लस में x²/2, ये दोनों ऐड होके हमारे क्या हो जाएंगे, 4/2x² है। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा 2x² आ जाएगा। फिर प्लस में अगर x की वैल्यू देखें तो यहाँ x है, प्लस में यहाँ x है, माइनस में, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2x - 6x। यह सॉल्व होके हमारा क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट माइनस में है, यह कांस्टेंट प्लस में है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये -2/2 हो जाएगा। डिवाइड होके इसे 1 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया, 4x² - 9y² होल क्यूब, 9y² - 49z² का होल क्यूब, 49z² - 4x² का होल क्यूब डिवाइड बाई 2x - 3y का होल क्यूब प्लस में 3y - 7z का होल क्यूब प्लस में 7z - 2y का होल क्यूब। अब हम लोग अगर देखें तो आप लोगों को ये पता होगा कि अगर a + b + c = 0 होता है तो a³ + b³ प्लस में c³ = 3abc के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। अब a की वैल्यू क्या है, यह है, b की वैल्यू क्या है, यह है, c की वैल्यू क्या है, यह है। अब आइए देखते हैं क्या इन सब का सम 0 के बराबर है।
तो इस 2-3 मिनट के लिए ये क्यूब भूल जाया जाए। जोड़ के देखते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या 0 के बराबर है। तो यहाँ प्लस में 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 4x स्क्वायर है, कट जाएगा। यहाँ प्लस में 49z स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 49z स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। यहाँ 9y स्क्वायर है, यह 9y स्क्वायर है, कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब आइए इसमें चेक करते हैं। कुछ देर के लिए एक क्यूब भूल जाया जाए। तो यहाँ प्लस में 2x है, यहाँ माइनस में 2x है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ माइनस में 3y है, यहाँ प्लस में 3y है, ये दोनों भी कट जाएगा। यहाँ माइनस में 7z है, प्लस में 7z है, ये भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं? a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ इसकी वैल्यू जो a क्यूब दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिया है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जगह 3abc लिख सकते हैं। आइए 3abc लिखें तो हमारा हो जाएगा 3, ऊपर क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। फिर b की वैल्यू कितनी है हमारी? 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर। फिर c की वैल्यू कितनी है हमारी? तो हमारी c की वैल्यू है 49z स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम लोग 3abc लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2x माइनस 3y है। फिर b की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस 7z है। फिर c की वैल्यू क्या है? तो c की वैल्यू हमारी 7z माइनस 2x है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो इन दोनों को हटा देते हैं। यह हमारा क्या बन जाएगा? तो यह हमारा बनेगा 2x माइनस 3y। फिर प्लस में क्या बनेगा? 2x प्लस में 3y। तो यह एक 2x से माइनस वाला कट जाएगा, बस प्लस वाला बचेगा। यहाँ पर भी सेम क्या बनेगा? यहाँ 3y माइनस 7z बनेगा। फिर यहाँ प्लस में क्या बनेगा? 3x 3y प्लस में 7z बनेगा। फिर से यह माइनस माइनस वाला कैंसल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा। यहाँ पर भी ऐसे 7z माइनस 2x बनेगा और 7z प्लस में 2x बनेगा। यहाँ से भी माइनस वाला कैंसल हो जाएगा, बस हमें पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। इसकी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 2x प्लस 3y पॉजिटिव है, 3y प्लस 7z प्लस 2x पॉजिटिव है। तो इसे सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में कभी भी जब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप लोगों को क्या चेक करना है? a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है कि नहीं है, और 0 के बराबर होते ही आप लोग इसे जस्ट सॉल्व कर लेंगे। अब है एक घनाकार खंड 12 सेमी, 24 सेमी और 30 सेमी को वास्तविक संख्या से समान घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी? अब अगर हम आप लोगों को बताएं तो अगर कोई घनाभ है जो 12 इंटू 24 इंटू 30 उसका डायमेंशन है और कहा क्या जा रहा है कि हमें इसे समान घन के आकार में काटना है। किसके? घन के आकार में काटना है। ऐसे कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि इस घन का साइड क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग इसका क्या ले लें? HCF ले लें। जो इसका HCF आएगा वही हमारे घनों की भुजा आएगी या साइड ऑफ क्यूब आ जाएगा। वही क्या हो जाएगा? क्यूब का साइड हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें घन की भुजा चाहिए या घन की साइड चाहिए, जिसके लिए हम क्या निकालेंगे? इस वैल्यू का HCF निकालेंगे। तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 12 से सारे नहीं कटेंगे। इसके HCF कितना आ गया? 6 आ गया। अब अगर हमें एक घन का आयतन दिया रहे, एक घन का क्या हुआ रहे? आयतन दिया रहे, और कितने घन है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो घनाभ की भुजाओं से जो आयतन आ रहा था उसके बराबर होगा। हमारा पूरा घनाभ क्या था?
उसका टोटल आयतन यही था 12 गुणे 24 गुणे 30। और अगर हमें एक घन मिल जाए और उसमें कितने घन का नंबर, जितने घन यूज हुए हैं वो घन मिल जाए, तो ये किसके बराबर होगा? यह घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा n इजक्वल टू हो जाएगा n इजक्वल टू 12 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 5 जा, 6 4 जा, 6 2 जा, 5 दूना 10, और 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेमी की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि होती है। पाई की वैल्यू का उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास माना कि गोले का त्रिज्या x रहा होगा तो वृद्धि करने के बाद यह त्रिज्या x+2 हो जाएगा। गोले के विदाउट वृद्धि इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या रहा होगा? वो रहा होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर रहा होगा, और वृद्धि के बाद जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा होगा वह हुआ होगा 4 पाई x+2 का होल स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? उसके क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि हुई है। तो अगर जो वृद्धि हुई वाला क्षेत्रफल से जो पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसे घटा दिया जाए तो जितनी वृद्धि हुई होगी उसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम लोग क्या किए? हम लोग जो नया वाला क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था उससे पुराना वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर दिए, जितनी वृद्धि हुई थी हमें वो मिल गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसे जब सॉल्व करेंगे, दोनों जगह 4 पाई है, 4 पाई को हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या है? यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसे अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आइए आप लोगों को मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x, और यहाँ से 4 पाई कॉमन हो चुका है तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 704 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह 4 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पाई। फिर यहाँ से अगर इन दोनों में से 4 निकल गया है तो ये x+1 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 704 हो जाएगा। 16 से अगर हम लोग इसे काटें तो 16 पच्चे 80 होता है, 16 चौक को 64 होता है, 4 बार में चला जाएगा, 16 चौक को 64। फिर यहाँ कितना बचेगा? 6 और 4 बचेगा, तो 16 चौक को 64। पाई की वैल्यू क्या थी? 22/7। यहाँ x+1 इज इक्वल टू 44। 22 से अगर हम इसे काट दें तो 2 बार में चला जाएगा, और ये जो 7 यहाँ है, जब 7 इधर आ जाएगा तो यह हमारा 14 बन जाएगा। कितना बना? 14। x+1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 14 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा कि वृद्धि करने से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी? तो 13 सेंटीमीटर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट में और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक 30 मिनट या आधे घंटे में भर जाता है, 30 मिनट या आधे घंटे में भर जाता है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया था? आइए इन दोनों की सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले हम कैपेसिटी या क्षमता निकालेंगे। तो ए कितने घंटे में, ए कितने मिनट में? 36 मिनट में भर सकता था। बी कितने मिनट में भर सकता था? 48 मिनट में भर सकता था। और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का एलसीएम 144 हो जाएगा। अब 36 चौक को 144 होता है, 48 तियां 144 होता है। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? ए की कैपेसिटी 4 आ गई। बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? बी की कैपेसिटी 3 आ गई। अब क्या कहा जा रहा है कि आधे घंटे में क्या हुआ? टंकी भर चुकी थी। टैंक क्या हुआ था? आधे घंटे में भर चुका था। ए ने 30 मिनट तक वर्क किया। ये तो कंफर्म है ना
कि ए ने 30 मिनट तक वर्क किया था। तो हम देख लेते हैं कि ए अगर 1 मिनट में 4 काम किया था तो 30 मिनट में कितना 120 काम किया था। ए क्या हुआ, शुरुआत किया और शुरुआत से 30 मिनट तक काम किया, तो इससे हमें पता चल गया ए टोटल काम 120 किया था। तो बचा कितना था 24 काम। 24 काम किसने किया था, बी ने किया था। और बी ने 24 काम कितने घंटे में किया था, तो 8 घंटे में किया था। 8 घंटे के बाद बी का कोई काम नहीं हुआ, यानी कि 8 घंटे तक बी को बंद नहीं किया गया था और 8 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव बिंदु P से शुरू होकर धारा के अनुकूल बिंदु Q तक जाती है। एक नाव है जो P से शुरू हुई और Q तक गई। फिर क्या है, फिर आगे एक नाव बिंदु P से शुरू होकर धारा के अनुकूल बिंदु Q तक 3 घंटे में जाता है और बिंदु Q से बिंदु P तक 4 घंटे में वापस आ जाता है। यदि जल की गति 3 है तो हमें स्थिर जल में नाव की गति, होता क्या है कि एक नाव है जो P से Q तक जाती है, Q से P तक आती है। जाते समय उसे 3 घंटे का टाइम लगता है और आते समय उसे 4 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर समय कम लग रहा है, यानी कि वह धारा के अनुकूल चल रही है। कैसे, धारा के अनुकूल चल रही, वैसे वो बताया भी है धारा के अनुकूल, और यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है यह धारा के प्रतिकूल चल रही है। अब अगर हम टाइम का रेशियो देखें, टाइम का रेशियो कितना आया हमारा, तो टाइम का रेशियो पहले 3 घंटा था, बाद में 4 घंटा हो गया। अब स्पीड का रेशियो इसके इनवर्स होता है, और स्पीड का रेशियो इसलिए पहले वो 4 के स्पीड से चल रहा था, अब वो 3 के स्पीड से चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को पता है कि इंक्लूड है किसकी गति, स्पीड ऑफ वाटर। इसमें स्पीड ऑफ वाटर, पानी की गति भी इंक्लूड है। तो हम पानी की गति क्या पता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, यानी कि पानी की गति कितनी थी, 0.5 थी। पानी की गति यहाँ से कितनी आई, 0.5 है। कैसे मैंने निकाला, अगर आप लोग देखिए यह 0.5 हम लोग मान ले तो हमारा जल की गति क्या आ जाएगी, जल की गति हमारी आ जाएगी 3.5 और पानी की गति क्या आ जाएगी 0.5। अगर हम लोग धारा के जब अनुकूल चलेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 घंटा आएगा, और धारा के प्रतिकूल जब चलेंगे इन दोनों को घटाएंगे 3 घंटा आएगा। आइए मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ कि ये 1.5 कैसे आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0.5 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही एक बार तो इसमें ऐड हुआ है और एक बार इसमें क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि यह 2 बार आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कि ये क्या होगा, 0.5 होगा। 0.5 निकालते ही यहाँ पानी, धारा की गति नहीं, नाव की गति कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी। यहाँ नाव की गति कितनी आ जाएगी, 3.5, क्योंकि इसमें जब यह जुड़ा था तो यह वैल्यू आई थी, यह घटी थी तो यह वैल्यू आई थी। तो जो हमने निकाला उसमें जो पानी की गति थी वह 0.5 थी, और एक्चुअल में जो पानी की गति है वो कितनी है, 3 घंटे। तो यहाँ से हम लोग पानी की गति से क्या निकाल सकते हैं, हम रेशियो निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 घंटे। और इसी 3.5 में जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 आवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी धन्यवाद।